और मैं तो ये भी श्रेय दूंगा कांसीराम को कि अगर कांसीराम साहब बहुत भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन न करते तो शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने जीवन काल में प्रधानमंत्री न बन पाते। आरएसएस तो एमपी यूपी उनका प्रयोगशाला है। चार धारा से तो समझौता नहीं किया ना मानवेंद्र साहब ने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे दलित सियासत की, उत्तर प्रदेश के दलित आंदोलन की, और ये किस दिशा में जा रहा है, चुनाव में इसका क्या वातावरण रहने वाला है, और सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर दलित आंदोलन में क्या परिवर्तन आ चुके हैं, कैसे उसकी भाषा बदल चुकी है। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं राजनीतिक विश्लेषक और दलित चिंतक डॉक्टर आर.बी. रावत। डॉक्टर साहब नमस्कार। आपका स्वागत है बोले भारत में, अनुराग अड्डा में। शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब। एक पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि दलित आंदोलन का पूरे भारत में एक लंबा इतिहास रहा है, आप जानते ही हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के मौजूदा संदर्भ में, थोड़े राजनीतिक संदर्भ, थोड़े सामाजिक संदर्भ को भी लें, तो अभी ये किस हालत में है, दक्षिण भारत के आंदोलन से किस तरह से डिफर करता है, तो इसको आप राजनीतिक और सामाजिक दोनों संदर्भों में बताइएगा डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, ये सही कहा आपने कि दलित आंदोलन पूरे देश में, देश क्या ये अमेरिका में भी इसका इम्पैक्ट दिखता है। हाँ, क्योंकि अम्बेडकरवादी लोग अमेरिका में भी है, हाँ लंदन में भी है। तो दलित आंदोलन उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में ये समझने का है कि जब मानव और कांसीराम आज़ादी के बाद ये फूले, साहू, अम्बेडकर से शुरू होता है जो आंदोलन, वो जमीन पे उत्तर प्रदेश में मानव और कांसीराम साहब के साथ आता है जी। वो दशक एक समय राजनीतिक और सामाजिक चेहरा तो सबसे बड़ा कांसीराम ही बना। निश्चित रूप से एक्चुअली देश में पंजाब, महाराष्ट्र, ये दो धरती थी जहाँ पे सामाजिक आंदोलन हुए, और जिनको लीड किया पिछड़े वर्ग ने। उसमें दलित की सहभागिता थी, लेकिन लीडरशिप पिछड़ों के पास थी। करता पिछड़े थे। हाँ, क्योंकि उसका कारण हो सकता है कि आज़ादी से पहले अनटचबिलिटी थी समाज में, छुआछूत का भाव ज़्यादा था। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में मानव कांसीराम DS4 वामसेव के माध्यम से उत्तर प्रदेश में वो अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करते हैं जी। और वो लाते महाराष्ट्र से ही हैं, क्योंकि वो नौकरी महाराष्ट्र में करते हैं। महाराष्ट्र और पंजाब की धरती से उनका सीधा संबंध होता है। एक उनकी जन्मस्थली होती है, एक कर्मस्थली होती है, लेकिन राजनीतिक प्रयोग वो उत्तर प्रदेश में करते हैं जी। हो सकता है इसका कारण ये रहा हो कि आबादी संख्या में अधिक रही है उत्तर प्रदेश में, और दूसरा यहाँ किसी ने कोई भी आंदोलन नहीं किया था। इसी बिंदु पर मैं आना चाह रहा था। कोई बड़े आंदोलन नहीं हुए थे। हाँ, इसका कुछ छोटा सा एक दो लाइन में कोई कारण भी देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? नहीं, एक्चुअली सामाजिक आंदोलन तो हुए थे, कबीर यहीं थे, रैदास यहीं से थे, बट कोई राजनीतिक आंदोलन उस तरह का नहीं हुआ। सांस्कृतिक, हाँ, वो भी दलित लीडरशिप में नहीं हुआ। तो कांसीराम साहब को लगा कि हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक राजनीतिक रूप से भी मजबूत प्रदेश माना जाता है, यहीं से PM बनते आए हैं। आज़ादी के 50 साल तक तो शायद उत्तर प्रदेश से ही PM बने हैं। दिल्ली का रास्ता तो उत्तर प्रदेश से ही जाता है। तो उन्होंने ये सोचा कि हम उत्तर प्रदेश को अपनी प्रयोगशाला बनाएंगे, और उन्होंने कम समय में ये चीज़ करके दिखाया। और निश्चित रूप से आज पूरे देश की, वो महाराष्ट्र के भी, महाराष्ट्र में बाबा साहब के बाद कोई सरकार वहाँ बना नहीं पाए आंदोलनकारी, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार सरकारें बनी। और मैं तो ये भी श्रेय दूंगा कांसीराम को कि अगर कांसीराम साहब बहुत भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन न करते तो शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने जीवन काल में प्रधानमंत्री न बन पाते। बीजेपी आती बाद में आती, क्योंकि वो जो कार्यकाल था, अगर थोड़ा वो रुक जाते, थोड़ा सा और डेवलप नहीं, तो फिर वो नहीं आ पाते। भूरंडीकरण के बाद कांग्रेस मजबूत होती। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि कांसीराम जी ने जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उस समय भारतीय जनता पार्टी जो सरकारें रहीं, उससे कम से कम दलित वर्ग में एक थोड़ा सा उनके लिए एक थोड़ा सा नरम हुआ रवैया भारतीय जनता पार्टी के लिए या अटल बिहारी वाजपेयी के लिए? नहीं, उस समय चूंकि कांग्रेस विलेन थी ना, कांग्रेस सरकार में हुआ करती थी, अधिकतम प्रदेशों में कांग्रेस की थी, केंद्र में कांग्रेस 96 से पहले कांग्रेस जनता पार्टी छोड़ दीजिए, 77 से 80 के बीच में पूरा कांग्रेस सरकार में हुआ करती थी। तो कारण क्या था कि भारतीय जनता पार्टी भी अपना बेस कुछ आधार जोड़ना चाहती थी, क्योंकि 5-7% से सरकारें नहीं बनती हैं।
ओबीसी का कुछ हद तक वो जोड़ पाए थे, दलित वो वोट चाहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस पे बहुत दिनों से काम कर रहे थे, आरएसएस काम कर रही थी बाकायदा। तो हुआ क्या कि जब इन्होंने सपा बसपा का यहाँ मजबूत गठबंधन बन गया था 93 में। हाँ, मैं यही कहने जा रहा था कि केवल अटल बिहारी वाजपेयी ही क्यों, एक समय जब राम जन्मभूमि विवाद के बाद ऐसा लग रहा था कि मुलायम की भी राजनीति रसातल में चली गई है, और वो जो इटावा वाला उपचुनाव हुआ था, जी उसके बाद जो पूरी राजनीति बदल गई प्रदेश की। नहीं तो हुआ आप यही ना अटल कि बिहारी वाजपेयी को आरएसएस मुलायम को बहुत उभारने का श्रेय भी काशीराम को आरएसएस क्षेत्र फील्ड में थी। आरएसएस तो एमपी यूपी उनका प्रयोगशाला है। वो देख रहे थे कि अगर ये गठबंधन मजबूत हो गया, ये गठबंधन चल गया, तो कम से कम 50 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। आरएसएस को ये भाप गई थी। तो यहाँ पे पहली बार दलित सत्ता में भी आए, तो यहाँ पावर का भी मामला होने लगा, पिछड़े दलित पावर में भी। तो ये आप देख रहे हैं, छोटी बात से गठबंधन टूटा है। एक पंचायत चुनाव की अध्यक्षात्मक मामला था, ये आपके बगल में बाराबंकी से, अच्छा, वो बना इसका आधार। भाजपा ने उसको बहुत माइंडली वॉच कर रही थी, आरएसएस फील्ड पे काम कर रही थी। और देखिए, नेतृत्व दलितों में भी, जो उत्तर प्रदेश में खासकर जो चमार समाज है उसको दलितों में भी बहुत नीचे से माना जाता है। उसमें भी एक पदानुक्रम है कि जातियों जी का। तो उसमें कई दलित की उपजातियां भी मतलब सत्ता को देखती थी, जिलाध्यक्ष है तो उससे भिड़ती थी, नहीं हम बने, कुछ ऐसा नहीं, जातियां आपस में भिड़ने लगती क्योंकि वो राजनीतिक नहीं थी ना, और इनकी गैर राजनीतिक जो है जड़ें भी नहीं मजबूत थी, कि वो बहुत शिक्षित रहे हों, बहुत व्यापार में रहे हों, तो उनकी समझ डेवलप हुई, अपना अपना फील्ड देखें, सामाजिक तौर पर हाँ उनको ऐसा लगा, सत्ता आ गई। तो वो आरएसएस भाप गई। आरएसएस ने देखा है गठबंधन अगर टूट रहा है, हम नहीं कह रहे उसने तोड़ा है, लेकिन वो बहुत ही माइंडली उसको वॉच कर रही थी। गठबंधन टूटते ही वो उन्होंने पूरी तरह से 177 सीटों के साथ 176 या 77 सीटें 176 उन्होंने तुरंत समर्थन कर दिया। एक सीट कम रह गई थी बीजेपी से, तुरंत समर्थन कर दिया कि आप सरकार बनाइए। बीएसपी उसके बाद टूट भी गई, फिर दल बहादुर कोरी के नेतृत्व में 13 एमएलए चले गए, फिर भी उन्होंने सरकार बनवा दी। 4.5 महीने सरकार चली, पहली सरकार जो 3 जून 1995 में बनी। तो फिर एक दलितों में एक लगा कि अरे ये भी कुछ है, पावर है, जो मतलब कीड़े मकोड़े टाइप या मजदूर से आगे सोच नहीं पाते थे, उनको लगा कि अरे मुखिया हो सकती, डीएम आके मतलब गांव की नाली सही करवा रहा है, पुलिस वाले कोई मामला होता है खुद सुनने आ रहे हैं, तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड और सेंस ऑफ पावर, तो वो लग गए कि अब सरकार ही बनाना है। तो वही कांसीराम साहब गुरु किल्ली की बात करते थे, गुरु किल्ली सत्ता की चाबी, गुरु किल्ली हमारे गुरु किल्ली, हाँ, तो उस पे लगा दिया और लोग लग गए। डॉक्टर साहब फिर काशीराम साहब पे ही लौटते हैं। आपने वामसेफ DS4 का जिक्र किया था जी। DS4 वामसेफ के बाद 84 में जब बसपा बनी, तो मेरे सवाल के 2 हिस्से हैं। एक तो ये है कि उस वक्त आंदोलन की भाषा क्या हुआ करती थी, और फिर हम एकदम से फिर अब इधर लौटते हैं 2026 कह लीजिए या फिर 2-4 साल पीछे भी कह लीजिए। बहुजन समाजवादी पार्टी कि कांसीराम साहब की ही स्थापित की हुई पार्टी है, उन्हीं की नीतियां सब कुछ है, लेकिन उस वक्त की भाषा क्रमिक तौर पर धीरे धीरे बीच में बहुत आक्रामक हुई थी, जब पेरियार वगैरह को लेकर बहन जी बहुत बोलती थी। फिर एक दौर चला और इस समय ये देखने में आता है कि बहन जी को गुस्सा आता है अक्सर, लेकिन भाजपा पे नहीं आता है, केवल सपा पे आता है और कांग्रेस पर आता है। कभी कांसीराम जी को भारत रत्न वाली बात भी आई तो उनको केवल गुस्सा कांग्रेस पर ज़्यादा आया, सपा पर आया, लेकिन धीरे धीरे अंबेडकर का एक एडाप्टेशन भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके से किया है, तो इस पर उनका गुस्सा नहीं आया। तो इस पे क्या है, कोई रणनीति है, कोई दबाव है, या कुछ आंदोलन की भाषा बदल गई है, या कुछ मिशन में परिवर्तन ही कर लिया गया है बहन जी ने? नहीं देखिए, बहन जी के और कांसीराम जी के दोनों के कंटेक्स्ट में पूरा नहीं, चीजें तो समय से बदलती हैं, नो डाउट। आप 80 के दशक की पिक्चरें देखेंगे तो एक विलेन, सशक्त विलेन बनाया जाता था, बिना उसके पिक्चर हिट नहीं होती थी जी। तो मानवर साहब ने भी देखा कि विलेन तो होना चाहिए। तो जो आप भाषाओं को लेके कह रहे हैं, या अपर कास्ट खुल के आप बोलें तो कि शुरू में अपर कास्ट की एंट्री नहीं थी, क्योंकि अपर कास्ट आता था मीटिंग में तो वो जो दलित पिछड़ा जो बहुजन समाज, उन्होंने नाम भी रखा था बहुजन समाज, तो बहुजन समाज असहज थोड़ा महसूस करता था, क्योंकि उनके यहाँ मजदूरी करता था, उनके यहाँ गुलामी एक तरफ के करता था कि मजदूरी वो अपने आप तरफ थोड़ा मांग सकता था, जो डिसाइड वो करते थे वही लेता था।
तो वो थोड़ा लगा कि वो अपनी बात रख नहीं पाएगा। तो मानव साहब ने एक रणनीति के तहत किया, कोई उनको अपर कास्ट से नफरत नहीं थी कि एक आदमी चाहिए हाँ, जिसके जैसे against खड़े पूना होकर- पैठ के समय बाबा साहब ने डबल सीट मांगी थी, प्रतिनिधित्व मांगा था। कि हाँ, प्रतिनिधित्व 2 सीटें हाँ, होंगी, दलितों का एक अलग और एक एक सामाजिक। सीट पे 2 सीटें होंगी, रिजर्व देंगे कि उस समय, क्योंकि स्वाभिमान जगाना जरूरी था ना। पहले आप ये दिखा, जब आपका कंपटीशन सीधा हो जाएगा, आप यहाँ तो आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, वो सिस्टम ही बिखर जाएगा। तो मानव साहब ने कहा पहले इनको थोड़ा सशक्त, इनको ताकत इनको दिखाना है। तो उन्होंने प्रयोग किया, एक प्रयोग था, और पार्टियां भाजपा करती है, आदिवासी को एससी को अध्यक्ष बनाया था ना एक बार। बंगारू लक्ष्मण जी बने थे, 1 लाख रुपए में शायद वो चले भी गए थे। तो आप जब जरूरत आज है तो नहीं बना रही है। आप आज पार्टी पावर में है, पावर में हो, आधे से ज्यादा स्टेट में हो, केंद्र में आप 11-12 साल से हो, तो ये रणनीति सबकी होती है। मानव साहब की भी रणनीति थी, और उसी रणनीति चले। तो क्या इसको बिल्कुल रणनीति ही माना जाए? उसका कोई वैचारिक आधार नहीं था? मतलब आप नहीं, राजनीति में विचारधारा से तो समझौता नहीं किया ना मानव साहब ने। वो तो समता की बात करते थे ना। ये मेला लगाना किस विचारधारा का तो ही मूलक था। नहीं, सत्ता के बाद पेरियार मेला की वजह से दूसरी सरकार गिरी। आरएसएस ने कहा पेरियार मेला लखनऊ नहीं लगेगा, मानव साहब ने कहा हम लगाएंगे पेरियार मेला। बहुत विवाद हुआ, पेरियार की मूर्ति लगने वाली थी, भाजपा आरएसएस ने समर्थन इसलिए वापस लिया तीसरी सरकार से। वो तीसरी सरकार मायन जी ने खुद छोड़ी, लेकिन उसमें दबाव था आरएसएस का। क्योंकि भाई मेले, आप देखिए पहली बार, आप ये ऐतिहासिक होगा, किसी सरकार में ऐसा नहीं कि महापुरुषों के मेले लगते थे। आत्म सम्मान सम्मेलन चलाया था पेरियार ने तमिलनाडु में, वो भी कांग्रेसी थे, उन्होंने छोड़ के आत्म सम्मान के लिए। तो ये आंदोलन पूरा आत्म सम्मान, जब आपका आत्म सम्मान हो जाएगा आप कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता नहीं और क्षेत्र में जा सकते हैं। क्योंकि हजारों साल का था ना कि आपका आत्म सम्मान तोड़ा गया था। लेकिन डॉक्टर साहब, जो आपने कहा कि ये तो एक रणनीति है, राजनीति में तो थोड़ा रणनीतिक हुए, फिर कांसीराम जी की भी भाषा बदलने लगी थी। जैसे एक समय पर वो ये कहते थे कि बनियों के पास नोट है और हमारे पास वोट है, दोनों मिल जाएं तो सत्ता में आ जाएंगे, इस तरह की भाषा होती हुई। लेकिन मैं उस सवाल को छोड़ के अभी की समय पर आ जाता हूँ जी, कि अभी एकदम पिछले 4 चुनाव से एकदम भाषा बदल गई है, पार्टी की, मिशन की, या दलित आंदोलन की ही भाषा बदल गई है, या जमीन पर कुछ और है? पार्टी उसको, बीएसपी उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है वैसा जैसे उसको करना चाहिए। एक्चुअली एक दौर आता है जब ये आंदोलन चले थे, ये 80 से तेज हुए थे। पहले दलित पैंथर के बाद बीएसपी ने ही यूपी में थाम लिया था इन आंदोलनों को। आप देखें कि नौटंकी जो उत्तर हिंदी भाषी का होता है, मंच लगा के रात में, तो उसमें जो वर्ण व्यवस्था का पूरा दिखाया जाता था कि कैसे वर्ण व्यवस्था में कैसे हम चले जा रहे हैं। उस वक्त बहुत प्रचलित, लोकप्रिय भी थी यहाँ पर। 84 में जब राजनीतिक दल हो गया तो उन चीज़ों को बंद किया गया। उन चीज़ों को बंद किया गया तो फिर ये कैसे हमारी सरकार कैसे बनेगी। चुनावी प्रक्रिया में खर्च आता है। आप आप कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे, आपका किराया खर्चा, गाड़ियाँ चलना जरूरी है, लोगों को यूनाइट करने के लिए मीटिंग करना चाहिए, तो कुछ नहीं तो कुर्सियां नहीं, दरी भी बिछाने के लिए दरी भी किराए टेंट वाले से लेनी होती थी। तो ये सब चीज़ें रणनीति के तहत लोगों को जोड़ा गया। तो ये था कि बहुजन समाज, एक समाज बनाना है बहुजन। तो क्योंकि उस समय हम सर्जन नहीं कह सकते थे, क्योंकि सर्जन आपके साथ आता ही नहीं, उसकी तो सत्ता थी। वो 2007 में आप लोगों ने कहना शुरू किया। हाँ, वो पहले नहीं कहा। तो रणनीति शुरू से ये मानव साहब ने बना के रखा था, चीज़ें स्टेप टू स्टेप होंगी। और दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि आज कमज़ोर क्यों हुआ, तो ये आप देखिए जब हम 95 में गवर्नमेंट में आ गए तो फिर आंदोलन हमारे रुक गए जो लोकल लेवल पे हो रहे थे। फिर संगठन पे ज़्यादा काम होने लगा, कौन जुड़ रहा है, विचारधारा पे काम होना। मतलब ऐसा नहीं काम नहीं होता था। बहन जी ने ये कहा कि ठीक है, समाज में कोई कन्फ्लिक्ट ना पैदा हो, इसलिए जब हम सरकार में आएंगे तो हम संविधान चीज़ें लागू करेंगे, समता वाला समाज बनाएंगे। तो वो आंदोलन कम हुआ, जो आप जिसको रेडिकल आंदोलन भी आप लोग कहते हैं, हालांकि वो रेडिकल नहीं है कोई, लेकिन जो व्यवस्था बनी हुई है हजारों साल से, अगर उसको जरा से बदलाव होता है तो वो रेडिकल ही लगता है। तो बहन जी ने सोचा कि हम सत्ता के साथ करेंगे, तो धीरे धीरे आंदोलन वाली पद्धति कम होती गई। फिर आप देखिए 95 के बाद जो लोग पैदा हुए आज वो वोटर हैं, आज है 10 साल से वोटर, जब से बहन जी नहीं है। तो उन्होंने वो आंदोलन तो देखा ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ संगठन देखा। आंदोलन की कोई सांस्कृतिक वैचारिक हाँ, बुकलेट वगैरह पढ़ने का समय नहीं रहा, मोबाइल आ गया। तो चीजें तो ये हर दल के साथ हुआ, ऐसा नहीं कोई बीएसपी के साथ। लेकिन बीएसपी के साथ होने से बीएसपी को नुकसान इसलिए हो गया कि बीएसपी बहुत पहले सत्ता में नहीं थी, उसकी जड़ें बहुत मजबूत नहीं थी।
तो मुझे नहीं लगता कि बहन जी कहीं से आंदोलन से पीछे हटी हैं। वो बस आंदोलन पे तो छोड़ दीजिए डॉक्टर साहब, मैं तो चुनावी राजनीति की बात कर रहा हूँ। 2007 में जिस तरह से एक चमत्कारिक तौर पर बहन जी आ गई थी, उसके बाद 2012 में आई, और 2014 के बाद जो उनका स्टांस है, अब वो मतलब ऐसा नहीं लग रहा है किसी भी चुनाव में कि बहन जी सत्ता पाने के लिए लड़ रही हैं। वो एक ऐसा लगने लगा है कि जैसे एक समय बसपा जब किसी को उम्मीद नहीं होती थी कि सत्ता में आएगी, 11, 12, 14 सीट भी जीतती थी, लेकिन वो बड़े उसके प्रत्याशी मेहनत से और अपने तरीके से लड़ते नजर आते। वही हुआ सत्ता में। फिर देखिए, जब सत्ता में एक बार रहते हैं लोग, बहन जी सत्ता नेतृत्व परिवर्तन क्यों नहीं करती हैं, या कांसीराम साहब बहुत लीडरशिप क्यों डेवलप नहीं करके नंबर 2, नंबर 3, 4 क्यों करके नहीं गए? आप दलों में देखिए कैसे टूटते हैं लोग। यहाँ तो समाजवादी पार्टी आपस में टूट गई थी। तो ये डर था, क्योंकि वही बात ना, मानव साहब हमेशा कहा करते थे कि हमारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत ही नहीं है, हमें इसी कर तो हम तो बहुत तेजी से ढह जाएंगे अगर यहाँ से गए तो रीजन ये है कि जब आप लीडरशिप, आप सत्ता का वो दिखा दिए, जो सिर्फ सत्ता के लिए आए उनको दूसरों ने बहला फुसला लिया, उधर ले गए। नहीं, लेकिन इसमें ये कैसे कहा जाए डॉक्टर साहब, इसमें जैसे कैडर के ही लोग थे, पुराने मिशनरी कांसीराम साहब के साथ ही थे, बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, और बहुत सारे लोग, इंद्रजीत सरोज जैसे लोग, ये सब लोग जो आप ढहने वाली बात कह रहे हैं, तो फिर वो नहीं, तो आप अगर समाज में जाएंगे, आप समाज में जाएंगे, जिन्होंने इसको सींचा, नींव डाली बसपा की, उस समय के लोगों के पास जाएंगे, तो यही 4 दोषी हैं, विलेन हैं, जिसका आप नाम ले रहे हैं। इन लोगों ने ही बहन जी को आम जनता से काटा है। ऐसा क्यों? हो सकता है कि शिकायत उनको लगे जो हम चाहते हो विकास नहीं हो रहा है। आप देखिए 2007 के बाद इन लोगों ने मतलब शशांक शेखर जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी, कुशवाहा जी, ये सब रैली सब कुछ यही डिसाइड करते थे किससे मिलना है, किसका टिकट बदलना है। बहन जी को लगा कि मैं तो डॉक्टर साहब ये बात हुई कि ठीक रहा, आप इन पे फोड़ दीजिए। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, वो सहायक थे, हम नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन ये तो विचारधारा थी ना, बाबा साहब फुले से लेके बाबा साहब मानव साहब की विचारधारा थी ना। ये तो मानव साहब तो ऐसा चाहते थे, जैसे आप देखिए जब बाबा साहब 26 नवंबर 1949 का संविधान सौंप रहे थे, तो उन्होंने सबसे अपना भाषण आखिरी जो संविधान सभा में दिया कि देखिए, अगर धार्मिक स्तर पे किसी को पूजना है तो पूज लीजिए, हो सकता है आपको अध्यात्म ज्ञान, लेकिन राजनीतिक रूप से किसी की पूजा मत करना। तो मानव साहब तो वो लेके चल रहे थे, वो तो व्यक्ति थे उस समय, क्योंकि उसको खींचना था, दल को आगे ले जाना था। ये कोई इसलिए उन्होंने अपने खाते नहीं खोले थे, अपने परिवार सदस्य को नहीं लाए थे कि ये तो विचार चलेगा आगे, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होगा बसपा जैसे दल में। लेकिन चूंकि ऐसा जो 7 के लोग थे दूसरी तीसरी लाइन में, उन्होंने इसको जो है वर्तमान जो बाजारीकरण टाइप की राजनीति चली उसमें ले आए बहन जी को। ये कह सकता हूँ ट्रैप कर लिया, क्योंकि पूरे देश में एक नेता। अभी तो अब आपकी बात क्या है, बहन जी के अलावा फिर बसपा भी फिलहाल क्या है, बहन जी का चेहरा है बताया, तो उसमें विचार चलते हैं। आप देखिए कोई सिद्दीकी जाते तो क्या बताते थे, क्या मैं सिद्दीकी आपके लिए कुछ करूंगा, वो तो यही बोलते थे ना कि बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा बहन जी हैं, जो उस समय अध्यक्ष होगा, वो संविधान को लागू, हमारे यहाँ मैनिफेस्टो से लागू नहीं होता, क्योंकि हम संविधान को लागू करना, विचार को लागू करना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी पिछली बार संविधान का नैरेटिव चला 2024 में, और उसका फायदा तो आप लोग कहाँ उठा पाएंगे? राजस्थान में कांग्रेस ने उठाया, ये निश्चित नहीं उठा पाई। आप देख रहे हैं कि जब से ले गई यहाँ, ये आप देखिए कि मानव साहब जब संसद में भी बोले होंगे, कई बार मानव साहब समझाते थे कि ये भाजपा, पूंजीपति कांग्रेस, ये पूंजीवादी पार्टियां हैं, हम लोगों से लेते हैं। तो ये चुनाव आप देख रहे हैं, चुनाव कांग्रेस की हालत खराब हो गई है, हजारों करोड़ में बीजेपी, वहां बसपा कैसे लड़ेगी अगर आप इस तरह के हमारे चुनाव लड़ेंगे? तो आप तो बहन जी भी समझती ना, मेरे कार्यकर्ता क्या अपना खून बेचेंगे? खून तो दे ही रहे हैं वो, लेकिन आप ऐसे समय में बीजेपी जीत जाए तो आश्चर्य करेंगे हम लोगों को। बिल्कुल विचारधारा नहीं मरी है, आप देखिए उन्हीं लोगों को चेहरा दिखा के बीजेपी वोट ले रही है। आज देखिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट में कितने ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हैं, बसपा ने उनको पहचान दी। बसपा ने पहचान दी। अभी मिश्रा मौर्य जी भी गए थे, बसपा से थे। आप जितने गए थे, कई राज्यपाल हैं, संजय निषाद, ओम प्रकाश कई राज्यपाल, वो तो चलो सहयोगी हैं, कई भाजपा ने खुद अपने अंदर लिया है बहुत ऐसे नेताओं को। और वही स्ट्रेटजी आप जुगल किशोर जो 120 टिकट बांटते थे 2012 में,
अमित शाह ने वो ले गए उनको बताया। तो आज ये राजनीति चली नहीं रही है ना, वो राजनीति जिसका हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे जो देश के निर्माण, देश को चाहते थे कि महान देश बने, उन्होंने सोचे नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी अमित शाह का काल आएगा और ये राजनीति होगी। तो इतना पैसा तो ट्रंप अमेरिका में नहीं खर्च किया हुआ, इतना नरेंद्र मोदी अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में खर्च किया। चुनाव खर्चीला हो गया है, उससे भी चुनाव खर्चीला हो गया है, चुनाव को नुकसान कर रही है। बहन जी ने पहले आरोप लगाया है कि आप नोटबंदी के समय भी उन्होंने आरोप लगाया था। नहीं, नोटबंदी किया गया इसीलिए। आप सरकार है, किसी सलाह नहीं लिए, आप सडनली करते हैं। हमारे जो लोगों ने चंदा पैसा दिया था वो पैसा नहीं बदल पाया। ये तो खैर लंबी बहस है। नहीं, ये सच्चाई है, आम जनता समझ रही है। और जनता से अगर आप पूछे जाके, बहन जी से, एक गरीब महिला से पूछेंगे, वो बोलेगी कि देखिए वो तो बड़े बड़ों को भेज रहे हैं, कहाँ कौन लड़ पाएगा, बहन जी कहाँ से लड़ेंगे। अब हम लोग मौजूदा राजनीति पर आते हैं। एकदम विधानसभा चुनाव अगले साल है, बहन जी बोल रही हैं, भाषा उनकी बदली है तो हम आपकी बात मान लेते हैं। वो बार बार ये कहती हैं कि ब्राह्मणों को बाटी चोखे की नहीं, सम्मान की ज़रूरत है। और वो बार बार ब्राह्मण वगैरह जैसे जोड़ने की जो कोशिश है, राजनीतिक पार्टी हैं, ठीक है। और अब ये कहा जा रहा है कि बहन जी के बजाय आकाश आनंद जी धीरे धीरे काम देखेंगे, आगे आएंगे। आप 2027 का चुनाव बहुजन समाजवादी पार्टी क्या पूरे जोर शोर वैसे ही तरीके से लड़ेगी जैसे 2007 में लड़ा था? और आकाश आनंद के साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि वो उनके पास वो हमसे वाली भाषा दिखी थी सीतापुर में जब बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद उनको हटा ही दिया गया, रैलियाँ उनकी रद्द कर दी। नहीं देखिए, तो अब क्या करेंगे? आकाश आनंद अगर लेके इसी स्क्रिप्ट पे चलेंगे तो क्या ही फायदा होगा कि जैसे कि अभी ट्वीट कर दिया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, या फिर आकाश आनंद वही अच्छा, एक शिकायत आपको बसपा से है, लेकिन क्या भाजपा अपने स्क्रिप्ट पे है? कांग्रेस अपने स्क्रिप्ट पे है? हम तो विचारधारा नहीं छोड़ रहे हैं, वो तो बहुत चीज़ें बदल रहे हैं ना। तो समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी सेम है। मैं मान लेता हूं कि वो अपनी स्क्रिप्ट अगर आइडियोलॉजी सेम ना होती, बसपा पर बात करें जी, तो क्योंकि बसपा को तो भाजपा मान लीजिए सत्ता में बने रहने की कर लिए, बसपा में क्या कुछ परिवर्तन आएगा, आक्रामकता आएगी, या पिछले 5-7 साल अब कब आपको लगा कि बहन जी ने आक्रामक चुनाव लड़ा है? 2006 में जनता आक्रामक थी, मानव साहब की शहादत थी, जनता खुद चाह रही थी, लोग परेशान थे, अपर कास्ट परेशान था, ब्राह्मण परेशान था। 2006 का छोड़ दीजिए, 2007 में क्या करेंगे? हम वही कर रहे हैं जो 7 में कर रहे थे, जो 2 में कर रहे थे। हमारे लोग काम कर रहे हैं, आप ये देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि संसाधन नहीं है। फॉर्च्यूनर नहीं, अब पूरा 20 साल पुरानी फॉर्च्यूनर देख वाली बात एक्सेप्ट करी आपने। आकाश आनंद, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी और प्रदेश सरकार पर हमलावर होंगे? बिल्कुल हो रहे हैं, अभी भी हुए हैं, हमेशा हो रहे हैं। बहन जी खुद हो रही हैं। नहीं वो तो, लेकिन क्या आप नौकरियां नहीं दे रहे हो? नहीं, अब क्या, अब हम अमित शाह की भाषा नहीं बोल सकते ना, संसद में साले बोलते हैं, नरेंद्र मोदी की भाषा नहीं बोल सकते हैं ना। ये आप फूले की पार्टी है, ये फूले, अम्बेडकर, साहू, बाबा साहब, मानव नाथसीराम, ये गाली कैसे दे सकती है? आक्रामक होंगे? बिल्कुल आक्रामक होंगे, हैं वो अभी महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। क्या रणनीति? क्योंकि ये देखिए, हमारे लिए सत्ता बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सत्ता जरूरी इसलिए है कि हमारे पास संसाधन नहीं कि मूवमेंट को कैसे पहुंचा पाए लोगों, आमजन में। तो फिर आपने वही इशारा बात कह दी, आप सत्ता इंपॉर्टेंट नहीं है। बीएसपी तो राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी के लिए सत्ता, लेकिन सत्ता इंपॉर्टेंट ये हो जाएगी विचारधारा। क्या गठबंधन किए कभी बीजेपी से? हमने विचारधारा से कोई समझौता किया? बाहर समर्थन लिया, लेकिन कभी लड़के, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में कहा था 4 का चुनाव साथ लड़िए, मिलकर लड़िए, बहन जी ने इस्तीफा देना कबूल किया। तो आप ये भी है ना, क्या आपको लगता है कि अमित शाह नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन कर ले? लेकिन आरोप तो लगते हैं कि बी टीम जैसे पिछली बार दिल्ली में कोशिश किया। वो बात आपकी समझ गया मैं, लेकिन बी टीम आप कैसे कहेंगे? टीम है क्योंकि बहन जी आक्रामक। पहले तो हम भाजपा का भी, कांग्रेस का भी टीम हुआ करते थे, ये भी लोग बोलते हैं। जब बीजेपी जो है अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में 9 चुनाव लड़ रही थी, तो हमें कहा किसका बी टीम बोल रही थी? तो ये देखिए, ये अपनी कमियों को छिपाने के लिए बोलते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी विचारधारा के साथ है। लीडर्स देखिए, बहन जी की उम्र भी हो रही है, सीनियर हो रही हैं, अब उतना उनका स्वास्थ्य भी उतना नहीं साथ देगा, लेकिन लोग काम कर रहे हैं, उनके सिपाही काम कर रहे हैं। अब विचारधारा नहीं मरने वाली है, ये पड़ाव होते हैं। बाबा साहब को भी इतनी जो है पॉलिटिकल सफलता, जो राजनीतिक सफलता, चुनावी सफलता थी राजनीति में, वो नहीं मिली थी। लेकिन आज भी आप देखिए, हर राजनीतिक दल बाबा साहब के विचारों को ही अपनाने की कोशिश कर रही है। तो खैर विचार ही थे बस, मतलब आपका कहना है कि बसपा नहीं, आज बसपा के ही विचार। अब मानव साहब ने सबसे पहले नारा क्या दिया था? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज कांग्रेस और भाजपा क्या कर रही है? जातीय जनगणना किस लिए करा रही है?
तो मतलब पुरजोर तरीके से आप निकलेंगे। पिछड़ा आयोग को नरेंद्र मोदी ने संवैधानिक दर्जा क्यों दिया, ये मांग किसकी थी? माननीय कांसीराम साहब की थी। मंडल कमीशन लागू, देवीलाल और माननीय साहब की रैली होने वाली थी दिल्ली में। तो आप ये नहीं कह सकते कि बसपा की विचारधारा प्रभाव नहीं डाल रही भारतीय राजनीति में। हाँ, सीटें नहीं हो रही तो आपको लग रहा है। तो मतलब अब आपको मैं ये कहूँ कि आप पुरजोर तरीके से विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी पूरी सीटों पे बिना गठबंधन के लड़ेगी। जो कांसीराम साहब नारा लगाते मतलब वही कांसीराम साहब का ही मिशन ही चल रहा है, और कोई हमारे पास स्क्रिप्ट ही नहीं है, बाबा साहब ना कोई लिखेगा। नहीं, उस समय लगता था ना कि बाबा साहब का मिशन पूरा कांसीराम करेंगे पूरा। तो हम लोग ये कहें कांसीराम विचार है ना, वो आरबी रावत में देखेंगे आप, आकाश आनंद में देखेंगे, बाबा साहब वो विचार है। मैं ये कह लूं बाबा साहब का मिशन अधूरा, आकाश आनंद करेंगे पूरा। आकाश आनंद के बाद भी लोग हैं, ऐसा नहीं, आकाश आनंद के साथ बहुत लोग हैं, हजारों लोग हैं जो पूरा करेंगे। आकाश आनंद भी एक उसमें है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम लोग समय हो रहा है, बातचीत को विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम सारे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों पर आपने हमसे बातचीत की। आप इस बातचीत को सुनिए, अपनी राय दीजिए, देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।